सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हमारे हेनरी फ्योल के द्वारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए। एक सिंगल वीडियो में बहुत जल्दी से अपन ये 14 के 14 प्रिंसिपल समझेंगे जो कि आपको काम आने वाले हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। बात करें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो हेनरी फ्योल ने सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे हमें इस चैप्टर में। उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, which is given by Frederick Winslow Taylor, FW Taylor। उसकी एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और हमारे हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, किस तरीके से काम करते हैं और कहां-कहां पर किन-किन को फॉलो करवाना है, ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। बिना समय गवाए अपन जल्दी से चालू करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो एक मैनेजर को या हमें ये बताता है कि जो काम है उसको आपको इक्वली डिवाइड करना है आपके वर्कर्स के बीच में, ताकि कोई एक के ऊपर बर्डन ज्यादा ना आ पाए। ठीक है, अगर इसको देखना हो या इस प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये समझना हो, इसके लिए सपोज मान लेते हैं कि ये एक सिंगल पर्सन है और अगर मैं पूरा बर्डन इस सिंगल पर्सन पे डाल दूंगा तो ये झुक जाएगा। ठीक है, अपना काम तरीके से नहीं कर पाएगा। बट यहीं पर अगर इसके जैसे मैं 4-5 लोग ले लेता हूं और उन पर ये काम डाल देता हूं तो वो आराम से उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि हमें ये बताता है कि काम जो है वो सभी एम्प्लॉइज में इक्वली डिवाइड होना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। ठीक, सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ईच एंड एवरी पर्सन जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, पहले तो आपको हर एक एम्प्लॉय को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। सपोज मान के चलो कि मैं स्कूल में एक टीचर हूं, ठीक है, और अगर मैं एक टीचर हूं तो मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। सपोज उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ऑफ अकाउंटेंसी की, सर आपको अकाउंटेंसी पढ़ाना है, तो मेरे जैसे कोई एक और टीचर होंगे जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिनके ऊपर, ऐसे ही कोई टीचर होंगे जिनके ऊपर इकोनॉमिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सम काइंड ऑफ वर्क और वो काम सही तरीके से होता रहे, इसके लिए उनको अथॉरिटी भी दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मैं कोई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, सपोज मैं अकाउंट्स पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और मुझे एनसीईआरटी नहीं, मुझे किसी दूसरी बुक से पढ़ाना, लेकिन ये डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकता, मुझे इसके लिए मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। देयर शुड बी अथॉरिटी, मुझे कोई ना कोई अथॉरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज नोन एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक एम्प्लॉय को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, साथ में उनको अथॉरिटी भी देनी चाहिए कि वो काम वो स्मूथली कर सके। The third is discipline। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि हमें ये बताता है that each and every person or each and every worker, those who are working in a company or those who are working in an organization should work in a disciplined manner. They should follow the rules and regulations of the company. They have to follow all kind of policies, objectives which are made by the higher authority. जो भी हायर अथॉरिटी है उसके द्वारा बनाए गए हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको फॉलो करना जरूरी होता है। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक, कि हर एक इंसान जो कि हर एक एम्प्लॉय जो कि कंपनी में काम कर रहा है वो एक डिसिप्लिन्ड मैनर में काम करते रहना चाहिए। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जैसे अब एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और हर एक लेवल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। सो एक जो पर्सन है, जो वर्कर है, उसको सिर्फ एक ही उसका हेड कमांड दे सकता है। ऐसा नहीं हो कि सपोज मान लेते हैं कि एक वर्कर है जिसका नाम है अर्जुन,
ठीक। और इसको पर्सन ए भी कमांड दे रहा है और पर्सन बी भी कमांड दे रहा है। अगर इस टाइप से काम चलेगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और काम सही से नहीं कर पाएगा। तो देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड, केवल एक ही पर्सन उसको कमांड देगा, सिर्फ ए पर्सन ही अर्जुन को कमांड दे सकता है। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, कि एक एम्प्लॉय एक मैनेजर के अंडर में ही काम करेगा, वो 10 मैनेजर्स के अंडर में काम नहीं कर सकता। देन यूनिटी ऑफ कमांड के बाद आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि हर एक इंसान जो कि एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दे शुड वर्क इन अ यूनाइट डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में काम उनको करना है। सपोज मान लेते हैं देयर आर 4-5 पीपल्स इन अ कंपनी, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं मैं तो 10,000 की टारगेट अचीव करना है, कोई बोल रहा है मैं 50 की करूंगा, कोई बोल रहा है नहीं अपन तो 60 की करेंगे, कोई बोल रहा है नहीं अपन तो इस साल टारगेट ही अचीव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी डू देयर वर्क इन अ यूनाइट मैनर, एक सिंगल डायरेक्शन में उन लोगों को काम करना चाहिए। या फिर उनका सबका, सिंपल भाषा में समझाया जाए तो उनका सबका एक सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए काम करने का, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए काम करने का। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर आते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि हर एक इंसान का जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उससे ऊपर आएगा उनका जनरल इंटरेस्ट। जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मैं स्कूल में काम करने जाता हूं ताकि मुझे सैलरी मिले, कोई दूसरा टीचर स्कूल में काम करने जाता है किसी दूसरे पर्पस से, कोई तीसरा टीचर स्कूल में काम करने जा रहा है किसी तीसरे पर्पस से, तो हम सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है, बट हम तीनों अपने अपने इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे। हमें किस इंटरेस्ट से काम करना है? जनरल इंटरेस्ट से। जनरल इंटरेस्ट क्या है हमारा? बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, दैट इज अवर जनरल इंटरेस्ट। तो वो जो जनरल इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी रहेगी हमारी, ना कि हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका सबऑर्डिनेशन करना, सबऑर्डिनेट्स का इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में तब्दील करना, कि जनरल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर, उसके बाद आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट काम आना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूमरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूमरेशन ये बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय जो कि एक कंपनी में काम कर रहा है उसको टाइमली, समय पर, उसके काम के अकॉर्डिंगली, ना ज्यादा ना कम, रिन्यूमरेशन या सैलरी, बोनस टाइप ऑफ थिंग्स मिलनी चाहिए। ठीक है, सपोज मैंने महीने भर काम कर रहा हूँ, जब मैं सैलरी लेने गया, मेरे जो प्रिंसिपल हैं, जो मेरे ओनर है स्कूल के, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया इस महीने सैलरी नहीं है, अगले महीने आना। देन मेरा मोरल डाउन होगा, और मोरल डाउन होगा तो मैं अगले महीने से काम नहीं करूंगा, कंपनी ठप पड़ जाएगी। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूमरेशन। कि एक अच्छा एम्प्लॉय अगर आपके पास है या फिर आपके पास एम्प्लॉय है, देन ही और शी शुड बी रिन्यूमरेट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए, सही पैसे मिलने चाहिए, और एक बैलेंस बना रहना चाहिए अमंग द ओनर्स एंड द एम्प्लॉइज। ठीक, देन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन होता क्या है पहले तो ये समझो, फिर उसके प्रिंसिपल समझाऊंगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप, एक सिंपल शब्दों में, कि जब आप पूरी पावर को कुछ लोगों के हाथ में दे देते हो, इट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। और जब आप डिसीजन मेकिंग पावर को सभी लोगों में बांट देते हो, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो बैलेंस है, इट शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ही ना हो या सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन ही ना हो, दे शुड बोथ बी इक्वल, उन दोनों को इक्वल रहना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन स्केलर चेन। स्केलर चेन ये बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन वो एक सिंगल स्प्रेड फॉर्म में फ्लो करेगी। ठीक है, देयर शुड बी अ स्केलर चेन। ठीक है, कि अगर इस एम्प्लॉय को इससे कुछ बोलना है, पहले वो उसके हायर अथॉरिटी से बोलेगा, फिर वो उसकी हायर अथॉरिटी से बोलेगा, और फिर वो उसके हायर अथॉरिटी से बोलेगा। सपोज किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बोलना है तो सेम ऐसे ही यहाँ भी चलेगा, वो पहले इससे बोलेगा, फिर वो उसके नीचे वाले से, फिर वो उसके नीचे वाले से, फिर वो उसके नीचे वाले से। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला जो वर्कर है ये डायरेक्टली सबसे ऊपर वाले बैठे हुए इंसान को या अपने मैनेजर को डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं कर सकता है। देयर शुड बी अ स्केलर चेन। ठीक है,
कम्युनिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक चेन में फ्लो होगी, दैट इज नोन एज स्केलर चेन। अब ये जो कम्युनिकेशन की चेन है, अगर मुझे कोई अर्जेंट कम्युनिकेट करना है कोई चीज तो क्या होगा, तो उस समय पर हम यूज करते हैं एक इस टाइप के कम्युनिकेशन का जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है, ये एक स्केलर चेन में सर एक छोटा सा लूप होल निकाला गया है कि अगर आपको कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है फटाक से, देन यू कैन यूज गैंग प्लैंक। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमें ये बताता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें व्यवस्थित और अपनी अपनी जगह पर और ऑर्डरली लगी होनी चाहिए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बाद आते हैं इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है कि ईच एंड एवरी पर्सन जो कि कंपनी में काम कर रहा है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उन सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए rather than their gender और कास्ट और क्रीड और सम काइंड ऑफ रिलीजन, इन सब चीजों से हटके। हिंदू मुस्लिम, ऊंची जाति नीची जाति, गर्ल और बॉय या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉइज के बीच में नहीं होने चाहिए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन का मतलब है कि एक एम्प्लॉय जो कि किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी जो वर्किंग टेन्योर है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। स्टेबलाइज होने का मतलब है दैट उसका जो वर्किंग है वो उसके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए अराउंड 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर व्हाटएवर जो भी है अकॉर्डिंग टू द कंपनी नॉर्म्स, दैट शुड बी अ जॉब स्टेबलाइजेशन। क्योंकि अगर उसकी जॉब स्टेबल रहेगी, उसकी जॉब सिक्योर्ड रहेगी, वो काम बेहतर तरीके से कर पाएगा। अब अगर जॉब ही सिक्योर्ड नहीं है तो ऑफ कोर्स सी बात है वो दूसरी जगह जॉब ढूंढने में अपना टाइम गवाएगा और जो जहां वो नौकरी कर रहा है वहां भी वो नौकरी नहीं कर पाएगा सही से। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। देन 13 प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हमें ये बोलता है कि हर एक इंसान या हर एक एम्प्लॉय जो कि कंपनी में काम कर रहा है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, या फिर मैनेजर्स जो हैं कंपनी में, उन मैनेजर्स को इनिशिएटिव देना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर उसके वर्कर्स को कि वो लोग भी डिसीजन मेकिंग में इनिशिएटिव लें, हिस्सा लें। उससे क्या है, एक भावना जागती है कि हाँ हमें भी कुछ माना जाता है। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप बेसिकली एक फीलिंग वाला प्रिंसिपल है कि हर एक एम्प्लॉय के मन में ये फीलिंग जगाना है टुगेदरनेस की, कि ये जो पूरी कंपनी है ये हमारी है, अपनी है। ठीक है, ये कंपनी किसी दूसरे की नहीं है और अपन यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। वी शुड बी लाइक अ फैमिली, वी शुड बी लाइक अ टीम एंड वी शुड वर्क लाइक अ फैमिली एंड टीम। दैट वो भावना जगाना एम्प्लॉइज के मन में, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, तो समझ आए पूरे 14 प्रिंसिपल। ठीक, अगर नहीं आए हो एक कमेंट डाल देना कि सर ये प्रिंसिपल समझ नहीं आया, मैं अलग से उसका शॉर्ट बना के आपके लिए दे दूंगा। ठीक, इतना समझ आया बहुत अच्छे से। प्लीज लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी बेनिफिटेड हो इस पूरी वीडियो से। थैंक यू सो मच।